नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे। स्कूल में बच्चों की पिटाई का मामला है। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ अभिभावकों में आक्रोश देखा जा रहा है। मासूम बच्चों को डंडे से पीटने का आरोप लगा है। एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रिंसिपल संतोष राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुंगेली से। बड़ी खबर है, स्कूल में बच्चों की पिटाई का मामला सामने आया है। स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ अभिभावकों में आक्रोश देखा जा रहा है। मासूम बच्चों को डंडे से पीटने का आरोप उन पर लगा है। एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रिंसिपल संतोष राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि बच्चों के साथ आए दिन पिटाई के मामले सामने आते हैं स्कूल की तरफ से। अभी ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस मामले में क्या संज्ञान लिया गया है और क्या है पूरी जानकारी, पहले विस्तार से दीजिए। जी, निश्चित रूप से ये जो पूरा मामला है मुंगेली के करीधपई प्राथमिक शाला का ये मामला है, जहां बच्चों की आज पिटाई का मामला सामने है। जिसके बाद से बच्चों ने जब शिकायत अपने अभिभावकों से की तो अभिभावक आक्रोश में स्कूल पहुंचे थे। और जिस तरह बच्चों के हाथों पे चोट के निशान दिख रहे थे और उनके डंडों से पिटाई की बात सामने आई थी, जिसके बाद एनएसयूआई ने आज जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है और जो दोषी शिक्षक है संतोष राजपूत, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एनएसयूआई के जो छात्र नेता है अजय साहू, उनके द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और जिस तरह की बच्चों के साथ क्रूरता की तस्वीर निकलकर सामने आई है, कहीं न कहीं इस तरह की घटना जो है निंदनीय है और बच्चों के साथ होने वाली क्रूरता के को लेकर अभिभावकों में आक्रोश देखा जा रहा है। जी, बच्चों को मारना अपराध है, पर यह बात समझ में नहीं आती शायद स्कूल के शिक्षकों को, प्रिंसिपल को, आखिर किस बात को लेकर इनकी पिटाई की गई और इसमें कितने बच्चे शामिल हैं। जी, जिस तरह मामला सामने आया है, दर्जन भर से अधिक बच्चे हैं जिनके द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही बच्चों का ये भी कहना है कि जो दोषी शिक्षक है, जो स्कूल के प्रधान पाठक हैं संतोष राजपूत, उनके द्वारा आए दिन बच्चों के साथ मार पिटाई की जाती है और मुक्के के साथ साथ जो डंडे हैं उससे पिटाई की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों के मन में एक डर का वातावरण हो गया है और बच्चे जो है स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। यही कारण है, जबकि अभिभावकों ने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने उन्हें रोते हुए बताया है कि जो शिक्षक है, जो हेडमास्टर है संतोष राजपूत, उनके द्वारा बच्चों की पिटाई की जा रही है, जिस डर से बच्चे जो है स्कूल जाने से कतरा रहे हैं। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा से बड़ी खबर की बात करेंगे। पिता पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बीमारी से परेशान पिता ने फांसी लगाई थी और पिता को फांसी पर लटका देख बेटे ने भी जान दे दी। मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जांच में पुलिस जुटी हुई है। लोहारा थाने के बिरनपुर गांव की घटना आपको बता रही है। पिता पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें, बीमारी से परेशान था पिता, जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या की और उसे देख पुत्र ने भी फांसी लगा ली, मौत को गले लगा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुटी हुई है। बीमारी से परेशान था पिता, जिसने फांसी लगाई। उसके बाद पिता को फांसी पर लटका हुआ देख बेटे ने भी अपनी जान दे दी। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लोहारा थाने के बिरनपुर गांव की यह घटना आपको बता रही है। पिता पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पिता ने फांसी लगाकर हत्या की, जिसके बाद पुत्र ने पिता को फांसी पर लटका हुआ देख खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ज्यादा जानकारी इस मामले में? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से ये मामला है और सामने आया है, उसके बाद से जो पुत्र था वो काफी आहत हो गया था। उसके पिता को फंदे में लटका देखा, जिसके बाद उसने खुद उसी फंदे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब तक लोग पहुंच पाते तब तक दोनों की मौत हो गई थी। और इसमें जो कारण अभी निकलकर सामने आया है, इसमें पिता जो है काफी समय से बीमार चल रहा था और कई गंभीर बीमारियां थी, जिसके चलते वो परेशान था और उसके चलते उसके द्वारा आत्महत्या की, क्योंकि ऐसा अंदाजा अभी
शुरुआती पूछताछ में उसे लगाया गया है, लेकिन पहले जो पुत्र ने उसे देखा फांसी लगे झूलते हुए, उसे वो सहन नहीं कर पाया और शायद यही वजह मानी जा रही है कि उसने अभी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों के सबको पंचनामा के बाद पीएम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। रितु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए बनी है कमेटी। 112 सदस्यीय स्वागत समिति का नाम लगातार जारी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समिति के चेयरमैन बने हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कमेटी बनाई गई है। 112 सदस्यीय स्वागत समिति का नाम जारी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समिति के चेयरमैन बने हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। तो राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कमेटी बनाई गई है। 112 सदस्यीय स्वागत समिति का नाम लगातार जारी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कमेटी बनाई गई है। 112 सदस्यीय स्वागत समिति का नाम लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए कमेटी बनाई गई है कांग्रेस द्वारा, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए, पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है और इसी को लेकर 112 सदस्यीय कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसमें से स्वागत जो कमेटी है उसमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को चेयरमैन और जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है उन्हें को चेयरमैन बनाया गया। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो मुख्य जो कमेटी है, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उसके चेयरमैन पवन बंसल बनाए गए हैं और उसके साथ जो कन्वेंटर है वो तारिक अनवर को बनाया गया है और मेंबर्स जो है वो ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, यानी कि स्टीयरिंग कमेटी के जितने सब जो मेंबर्स हैं वो जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होंगे और इसके साथ ही स्पेशल जो इनवाइटीज जो है उनमें श्री अशोक गहलोत होंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे, यानी पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो होंगे। तो ये जो है वो जो कमेटी है वो जारी की गई है और छत्तीसगढ़ के लिए अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि पहली बार इस तरह का राष्ट्रीय महाधिवेशन हो रहा है और तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के देश भर के वो तो आएंगे ही और यहाँ पर मिशन 2023 को लेकर तो रणनीति पर चर्चा होगी, 2024 की तैयारियों पर भी बातचीत होगी और कांग्रेस को अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिकली किस तरह से मजबूत बनाया जा सके, संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जा सके, किन पॉलिसीज पे आगे पार्टी जो है वो आगे बढ़ सकती है और जिस तरह से लगातार बिखराव की स्थिति कांग्रेस को लेकर दिख रही थी, तो कैसे फिर से वापस अपने फॉर्म में कांग्रेस आएगी, अपनी ताकत पे लौटेगी, इस पर मंथन किया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की एक अहम बैठक हुई है। SC ST OBC अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लिए लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत आयोजित हुई है। इस बैठक में मिशन के राष्ट्रीय संयोजक राजू के साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी मोगे, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री शिव कुमार डहरिया, प्रभारी सचिन चंदन यादव शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में लीडरशिप पर चर्चा हुई थी। हमारी कोशिश है कि विधानसभा स्तर पर SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग से लीडर पैदा किया जाए। विधानसभा वार हम जनता के बीच भूपेश सरकार के कामकाज को लेकर जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो संदेश दिया है उसे भी जनता तक पहुंचाएंगे।
SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी प्रकोष्ठों की मीटिंग आज हमारे जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ये सारा कार्य देख रहे हैं श्री के राजू जी के नेतृत्व में आज ये मीटिंग हुई है। इसमें जो हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से हम ज़मीन पर ग्रास रूट पर लीडरशिप पैदा करेंगे भी, उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है जिसके बारे में उदयपुर में जो हमारा शिविर हुआ था वहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन हुई और राजू जी ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया। 2 बिंदुओं पर ये मिशन फोकस करेंगे। वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो मौजूदा नेता हों वहाँ ये लीडर्स को पहचान के ये लीडर्स से कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम बढ़ाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसीज में नया पीढ़ी लीडर्स को आइडेंटिफाई करके। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम के काफिले में शामिल हुई है नई गाड़ियां। सीएम की गाड़ियों के लिए खास नंबर रखे गए हैं BB 0023। BB मतलब भूपेश बघेल 0023 सीएम की जन्म तारीख है। 0023 का मतलब 2023 में चुनाव जीतने की भी बात कही जा रही है। रमन सरकार में खरीदी गई गाड़ी हटाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से गाड़ियों को बदलना जरूरी था। गाड़ियों की खरीदी के लिए उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी थी। कमेटी के अप्रूवल के बाद 12 नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं ये सभी गाड़ियां। स्पीड मॉनिटरिंग, लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जी ने नई कार ली है जिसका कलर है ब्लैक और नंबर है 0023। हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्म दिवस भी 23 तारीख को ही आता है और 23 वर्ष 2023 में ही चुनाव भी होने वाले हैं। तो 23 का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी के लिए कितना भाग्यशाली रहेगा ये मैं आपको बताती हूँ। जो 23 अंक होता है उसका मूलांक होता है 5 और 5 अंक वाले काफी आकर्षक व्यक्ति होते हैं, नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, सबको साथ रखने की प्रवृत्ति उनमें होती है। जैसा कि ये सारे गुण हमारे मुख्यमंत्री जी पर हमें दिखाई देते हैं। गढ़बो नया छत्तीसगढ़ जो कि उनका सपना है और इस तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अंक 23 का जो प्रभाव है मुख्यमंत्री के जी के जीवन में काफी परिवर्तन लेके आएगा और ऐसी संभावना है कि जो 2023 में चुनाव परिणाम होने वाले हैं वो भी उनके पक्ष में रहेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने थामा है आगे भी उन्हें उनके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और अंक 5 का प्रभाव और अंक 23 का प्रभाव उनके जीवन में प्रगति कारक रहेगा क्योंकि कलर ब्लैक शनि का कारक होता है और जो 23 नंबर होता है वो मूलांक 5 का प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि और बुध के प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री जी को लगातार सफलता प्राप्त होगी। दिव्यांगता, अपंगता ये सुनते ही आपके जहन में भी लाचारी, बेबसी आती होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस दिव्यांग ऑटो ड्राइवर की कहानी आपको हौसलों से लबरेज कर देगी। ये है परमानंद यादव, घर पिथमा, पत्थलगांव ब्लॉक, जिला जशपुर। एक झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले परमानंद बचपन से दिव्यांग, लेकिन हौसले उतने ही मजबूत हैं इनके। जब खुद चलना हो तो हाथ पैर के बल ही चल पाएंगे, लेकिन इनकी ऑटो सड़कों पर रफ्तार भरती है। परमानंद के लिए दिव्यांगता नाकामियों का प्रतीक नहीं, ना ही मोहताज है किसी सरपरस्ती का, आत्मनिर्भरता भी है, असलियत भी है। पिठामा से लुड़ेक बस स्टैंड तक आता हूँ। लुड़ेक बस स्टैंड में एक गाड़ी लगाता हूँ और सवारियों से जो 2 पैसा बनता है मेरा दिन भर का खर्चा उर्चा काट के पेट्रोल वट्रोल का वो रोजी रोटी के काम में लगाता हूँ उसको। दिव्यांग हैं तो क्या हुआ, भीख तो नहीं मांग रहे। ऐसे हौसले समाज के लोग भी देते हैं, लोग दाद देते हैं परमानंद के हौसले की। इनकी हौसला को मैं आज सलाम करता हूं कि इन्होंने दोनों पैर से विकलांग होने के कारण होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन यापन के लिए अपनी बलबूते के मेहनत पर इन्होंने आज जीवन यापन कर रहे हैं। दिव्यांग होने के बाद भी 60,000 जुटाकर ऑटो खरीदना, फिर रफ्तार भरी जिंदगी में
जिंदगी की जद्दोजहद आसान नहीं होती, लेकिन परमानंद ने इसे आसान कर दिया। एक कसक जरूर है, सालों से दिव्यांग पेंशन के लिए फॉर्म भरते रहे, पर सरकारी दस्तावेजों से हर बार मिला तो सिर्फ आश्वासन। हाँ, मेरे को साल में 2 बार पंचायत में भराता है, साल में दोनों बार फार्म डलवाता हूँ। 98-99 से डलवा रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे को विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है। क्या कारण है, क्या मांग करोगे सरकार? कोई कारण तो नहीं बताते हैं, खाली अब की बार हो जाएगा डाल दे रहे हैं बोलते हैं, और उसके बाद फार्म डलवाते हैं और होता नहीं है। एक तरफ आत्मनिर्भर होते भारत पर पूरी दुनिया की नजर है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन विभागीय महकमा इन प्रयासों पर पानी फेर रहा है। गुहार फिर एसडीएम तक पहुंची तो सुनिए साहब ने क्या कहा। आपने इस बात को मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने तत्काल अभी सीओ साहब से बात भी किया, और मेरा उम्मीद है कि अगर वो पात्र है तो निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर, अभी ग्राम सभा भी हो रहा है तो उसमें पास करवा करके हम उसका विकलांगता प्रमाण जो है पेंशन है उपलब्ध कराएंगे उसको। मदद मिल गई तो थैंक यू साहब, ना मिली तो मेहनत जिंदाबाद। परमानंद यादव की कहानी देश के उन लाखों लोगों की जिंदगी में हौसला भरेगी जो दिव्यांगता को कुंठा के रूप में देखते हैं, जो समझते हैं हम तो दिव्यांग हैं। न्यूज़ 18 के लिए जशपुर से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गरियाबंद में राज्य माघी पूर्णिमा मेला 2023 का आगाज 5 फरवरी से होगा, जिसमें प्रदेश भर से हर साल की तरह इस साल भी हजारों श्रद्धालु धर्म नगरी में जुटेंगे। लेकिन अभी मुख्य मंच तक भी ठीक से नहीं बना है। गंगा आरती घाट की सड़कें अधूरी हैं, संत समागम का काम भी धीमी गति से चल रहा है। नदी में बनाए रास्ते में लगे पत्थर भी मेले से पहले टूट गए हैं। हालांकि तैयारी में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। डामरीकरण का काम किया जा रहा है, तो वहीं लक्ष्मण झूला बनाने में के काम के दौरान लापरवाही भी देखने को मिली, जहां मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं। 5 फरवरी से मेले का आयोजन है, यानी कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और यहाँ पर तैयारियों का काम जो है वो चल रहा है। और अभी मुख्य मंच की बात करें तो मुख्य मंच बनकर तैयार नहीं है। कुछ डोम बने हुए हैं और कुछ शासकीय योजनाओं के जो स्टॉल लगते हैं वो वहाँ पर बने हैं, और बहुत से काम अभी भी अधूरे लग रहे हैं। जैसे कि जो पत्थर बिछाए गए हैं वो भी पत्थर समय से पहले टूट गए हैं, जो मेले के दौरान अव्यवस्थाएं उत्पन्न कर सकती है। साथ ही जो लक्ष्मण झूला है वहां ऊपर में लापरवाही पूर्वक काम करते देखा जा सकता है। 2 युवक जो है बिना किसी सहारे के ऊपर चढ़ गए, कभी भी हादसा होने की खतरा यहां पर है। साथ ही जो मेले में कुंड वगैरह ही उसकी तैयारी लगभग की जा चुकी है, लेकिन बहुत से काम अभी भी अधूरे हैं, जिसको लेकर लगातार प्रशासन के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार काम को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार काम करवा रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति यह है कि देखिए मुख्य मंच जो है ये अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, और बस कुछ ही दिन से यानी 5 फरवरी को इस मेले का शुभारंभ है। काफ़ी कुछ अव्यवस्थाएं मेले के दौरान हो सकती है अभी की स्थिति को देखें तो, लेकिन अगर स्थिति अभी से सुधारी नहीं गई तो निश्चित तौर पर राजिम माघी पूर्णिमा मेला के शुभारंभ के दिन काफ़ी अव्यवस्थाएं हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। कांकेर के भानु प्रतापपुर में आयोजित आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। मेडिकल कॉलेज का नाम रखा इंदिरा गांधी।